नमस्ते। प्रोजेक्ट ग्लोरीज ऑफ इंडिया के लिए दिनेश रावत कलकत्ता से आज फिर आपके पास हाजिर हूँ। तो आज का मैंने एक विशेष प्रोग्राम रखा है, आप लोग सबसे एक विशेष बात करना है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। तो अभी और भी जुड़िए, अभी तो बहुत कम लोग हैं। आज जो है हम लोग बात करेंगे कुतुब मीनार के बारे में। दिल्ली में महरौली में जो कुतुब मीनार है उसके बारे में बात करेंगे और साथ साथ और भी बहुत बात करेंगे। अभी तक हम लोग ने देखा है कि किस किस तरीके से जो है भारत के असली इतिहास को छुपाने के लिए किस किस तरह की कोशिशें हुई हैं, जिसमें आप लोगों को जरा भी अंदाज नहीं था कि किस तरीके से बिग बैंग की थ्योरी हम लोग को किस तरीके से अफेक्ट कर सकती है। डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कितनी ज़रूरी थी भारत की सभ्यता को छुपाने के लिए। उन लोग को क्यों क्रिएट करना पड़ा आर्यन थ्योरी ऑफ इन्वेजन, क्यों उन लोग को पूरा का पूरा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को एकदम पूरा ख़त्म कर देना पड़ा, और उसके लिए वो लोग ने बहुत मेहनत की। लॉर्ड मैकॉले और उसकी टीम ने बहुत मेहनत की। किस तरीके से वो लोग ने भारत से संस्कृत और अरबिक को एकदम ख़त्म कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया फ़ारसी से और इंग्लिश से। इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी कि आपको जो करना है इंग्लिश में ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं था। तो ये सब तो एक है। कल हम लोग ने ताजमहल के बारे में बात की थी, तो ताजमहल के बारे में बात की थी, लेकिन ये ताजमहल ये अकेला केस नहीं है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुतुब मीनार के बारे में। तो ये जो कुतुब मीनार है, जिसको आप लोग क्या जानते हैं, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है। इसको जो है आपका इसको फिर इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया है, और ये इमारत लाल कोट के प्रांगण में बनी हुई है कुतुब मीनार। तो ये सब जो है एकदम कोरा झूठ है। और सच क्या है, कोरा झूठ तो मेरे को बताना नहीं पड़ेगा, ये तो आप लोग को मालूम है। ये लोग सब आप लोग अपनी हिस्ट्री में पढ़े हुए हैं। आप जब घूमने जाते हैं तो आपको गाइड लोग वही बताते हैं, जितनी टूरिस्ट बुक है उसमें वही मिलेगा। आप इंटरनेट में सर्च करिए तो उसमें वही मिलेगा। तो झूठी कहानी क्या थी ये मेरे को बोलने की आवश्यकता नहीं है, मेरे को आपको सच्ची कहानी बतानी है। तो सच्ची कहानी क्या है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसर्च सेंटर था, खगोली, जिसको और ये बना था करीब 2000 साल पहले, 2100, और ये बना है आपका इसका नाम था विष्णु स्तंभ। और ये जो है राजा विक्रमादित्य के समय में बनी है, और ये एक रिसर्च सेंटर है, एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च सेंटर है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 27 कॉन्स्टेलेशंस के लिए, यानी 27 नक्षत्र हिंदू एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से 27 नक्षत्र के 27 मंदिर थे, और यहाँ पे रिसर्च होता था। इसको जो है बनवाया गया था राजा विक्रमादित्य ने। वराहमिहिर जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन और एस्ट्रोफिजिस्ट थे, उनके लिए बनाया गया था। और ये जो कुतुब मीनार है बहुत मैथमेटिकल तरीके से बनाया हुआ है।
इसमें 365 दिन के हिसाब से बनाया हुआ है। ये 7 मंजिला थी, हफ्ते के 7 दिन के हिसाब से। और इसमें बहुत सारे वास्तुशास्त्र के बहुत सारे इसमें फॉर्मूलाज हैं। इतना सब अभी बात करने का टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको ब्रीफली अभी बता रहा हूँ। और इसके नीचे यहाँ पे जो है एक शयन मुद्रा में बड़ी विष्णु जी की मूर्ति थी, और ऐसा दर्शाया गया था कि विष्णु जी की नाभि से जो सूत्र निकल रहा है, जिसमें ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, तो ये वो सूत्र है। और उसके ऊपर वाला जो है उसमें ब्रह्मा जी थे, जिनके 4 मुंह थे, और वो चारों दिशा में एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च के लिए हेल्प करते थे। तो इसको मुसलमानों ने लेकर के इसमें सारे मंदिर को तोड़ दिया, जितनी विष्णु की मूर्ति को तोड़ दिया। बहुत सारा मैंने बहुत विशाल मंदिर था, इसको सबको खत्म कर दिया। और यहाँ पे उन्होंने एक मस्जिद बना दी, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तो ये बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से किया गया। और अब इन्होंने बता दिया कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक सिर्फ 4 साल दिल्ली में शासन किया है। तो यानी कि इतना झूठ है, इतना झूठ है, इतना झूठ है कि इसका कोई शब्द नहीं है इसको समझाने के लिए। ये सब आपको समझना पड़ेगा। इसका ये जो बड़ी बड़ी स्कीम है, मैं आपसे उसके बारे में शेयर करना चाहता हूँ। तो ये हुआ कैसे? ये सिर्फ आपके ताजमहल की या कुतुब मीनार की कहानी नहीं है। यही कहानी है आगरे के किले की, दिल्ली के लाल किले की, फतेहपुर सीकरी की, इमामबाड़े की। कम से कम 100 ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिसका सिस्टमेटिक तरीके से इस्लामीकरण किया गया है। इसमें आपको बताते हैं जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम में पूरा का पूरा रोल था लॉर्ड मैकाउले का। वो चीफ था और उसने पूरी की पूरी एक स्कीम बनाई थी, और उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करके लॉर्ड मैकाउले ने हम लोग को वहाँ पे पहुँचा दिया जहाँ पे हम हैं। कि आज भी हम जो है बिना इंग्लिश के सोचते हैं कि हमारा एजुकेशन पूरा नहीं हो सकता है, हमारा ऑफिशियल काम पूरा नहीं हो सकता है, हमारा कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो सकता है। तो आज भी हम लोग गुलामी में हैं। आज मेरे को आपसे यही बात करनी है। उसके पहले मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से मैकाउले रहा एजुकेशन सिस्टम में, यहाँ पे रहा लॉर्ड कनिंघम। उसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, और ये ब्रिटिश आर्मी में इनिशियली नेवी में कैडेट के हिसाब से आया, और शुरू से नेवी ब्रिटिश आर्मी में रहा। और इसने इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग की, और स्पेशली आर्किटेक्चरल साइड में। तो जब ये ब्रिटिश आर्मी में था और 28 साल की उम्र में ही इसके दिमाग में आ गया था कि जिस तरीके से हम लोग ने भारत के इतिहास को पूरा का पूरा जुटला दिया है, फैब्रिकेट कर दिया, इतनी सारी चीज की है, तो आर्किटेक्चरल और एक बड़ा एवेन्यू है। और उसके बारे में उसने उस समय अपने बड़े बॉस को बताया था। उसका नाम था साइकर्स, जो कि बाद में गवर्नर जनरल बना था। उसने 28 साल की उम्र में उसको बताया था कि हम लोग जो है एक ऐसी स्कीम बना सकते हैं जिसमें जितने भी इंडिया में मॉन्यूमेंट्स हैं उसको सब हम लोग इस तरीके से तैयार कर सकते हैं कि उसमें हिंदू कुछ साइंस नहीं रहेगा, और उसको हम लोग जहाँ पे हम लोग क्रिश्चियन का लेबल दे सकते हैं वहाँ पे दे देंगे, जहाँ पे क्रिश्चियन लेबल नहीं दे सकते हैं
वहाँ पे हम लोग इस्लामिक लेवल दे देंगे। और इससे क्या होगा कि ये जो इंडिया का ओरिजिनल कल्चर है और हिंदुइज्म का वो है, ये पूरा का पूरा श्राउड हो जाएगा। वो लोग की इंसल्ट होगी, बेइज्जती होगी, वो लोग डिमीन हो जाएंगे। और उल्टी तरफ जो है मुसलमान, ये लोग एलिवेट हो जाएंगे। और सबसे बड़ा फायदा होगा कि ये दोनों में आपस में डिफरेंस हो जाएंगे और ये दोनों आपस में लड़ेंगे, मरेंगे। तो इस स्कीम में उसने बहुत सारे काम किए। और वो जो है, जो ब्रिटेन का वाइसरॉय था, ये उसका एडीसी था, कई साल उसका एडीसी था। तब इसने बहुत क्लोज आकर के, और 1951 में इसने बहुत कह करके एक आर्कोलॉजिकल सर्वे का डिपार्टमेंट खुलवाया। इसके पहले इंडिया में कोई आर्कोलॉजिकल सर्वे का डिपार्टमेंट नहीं था। और 1961 में जब वो अपने इंग्लिश आर्मी से रिटायर हो गया एज ए जनरल, फिर इसको रीअपॉइंट किया गया। जो इंडिया का उस समय वाइसरॉय था लॉर्ड कैनिंग ने इसको दोबारा एम्प्लॉय किया एज आर्कोलॉजिकल सर्वेयर, और इसका ऑफिस बनाया गया। और इसने फिर सारे इमारतों के, अच्छा क्या हुआ था कि 1858 में जब मुसलमानों का रेंज खत्म हो रहा था, सब अंग्रेजों के हाथ में आ रहा था, तो जितने भी टाइटल डॉक्यूमेंट्स थे, जितने भी ये मॉन्यूमेंट्स थे, उस एरिया के जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे, सबके टाइटल डॉक्यूमेंट्स थे। तो सारे टाइटल डॉक्यूमेंट्स पहले तो मुगल शासकों के पास थे, फिर मुगल शासकों से ये चीफ था आर्कोलॉजिकल सर्वे का, तो इसके पास सारे वो डॉक्यूमेंट्स आ गए, टाइटल डीड और जो भी इसके ओनरशिप के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे। फिर 1861 से 1865 तक इसने काफ़ी कुछ लीपापोती की, कहाँ पे क्या क्या करना है, किस तरीके। कई जगह तो ऊपर के जो गुंबज हैं उसको चेंज किया गया, क्योंकि वो मंदिर थे तो उसको त्रिशूल वगैरह लगे हुए थे, तो वहाँ पे पूरा चेंज किया गया। तो इस तरीके से बहुत सारे चेंज किए गए। ये जो ताजमहल का बताते हैं कि 20 साल बनने में लगा था, आप लोग ने सबने अपने कॉलेज और स्कूल की किताब में पढ़ा है ना। तो ताजमहल को ये चेंज करने में, ऑल्टर करने में 20 साल लगे थे। उसको बनाने में तो 40 साल लग जाएंगे। उसका जो जमुना के किनारे बना हुआ है और आज से 1000 साल पुराना बना हुआ है, आज भी टिल्ट नहीं हुआ है, तो उसका क्या फाउंडेशन होगा आप लोग कल्पना कर सकते हैं। तो एनीवे, तो इस तरीके से जो है सारे के सारे सब फॉल्सीफाई किए गए। और जब सिर्फ यहाँ तक की बात नहीं है, इसके बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को लॉर्ड कनिंघम ने अपने हाथों से डिस्ट्रॉय किया और बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट बनाए गए। बहुत सारे जगह बेनामी मुसलमानों से जो वहाँ पे किराए के घरों में रहते थे, उन लोग से डॉक्यूमेंट बनवा करके इसको जस्टिफाई करने के लिए सब कुछ किया गया। तो अब भी आज की परिस्थिति ये है कि वहाँ पे उस जगह पे जाइए तो आपको सारे के सारे आपको सिंबल्स मिल जाएंगे, हिंदू सिंबल्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये लोग ने जितना भी डिस्ट्रॉय किया है, ये लोग सफाई से कोई काम नहीं कर सके हैं। कुतुब मीनार में भी ये लोग ने क्या सोचा था कि ऊपर के तल्ले में तो कोई वेरीफाई करने जाएगा नहीं, तो ऊपर के तल्ले में अभी भी बहुत सारे संस्कृत के स्टेंजर्स लिखे हुए हैं। बहुत सारे जो इन्होंने अरबी और पर्शियन में जो आयतें लिखाई है कुरान की, उसमें भी दुनिया भर की गलतियां हैं। तो ये जो है नकल का काम भी ये लोग ने अकल से नहीं किया है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी हम लोग की आज जो परिस्थिति है, ये हम लोग को समझना पड़ेगा। मैं आपको
आज की तारीख में और दूसरे मॉन्यूमेंट्स की बात नहीं करूँगा। मेरे को आपके संग बहुत कुछ शेयर करना है और मैं रोज़ आपके संग आधा घंटा बात करूँ तो भी जो है मेरी बात 1 साल 2 साल में कंप्लीट नहीं होती। इतना सब भरा हुआ है, मैं आपको क्या क्या बताऊँ। आपको चलिए क्या बताऊँ, बोलने में ही बहुत हो जाएगा। तो इन ए नटशेल क्या है कि सारी दुनिया में वैदिक कल्चर था और उसको छुपाने के लिए सब जगह क्या क्या किया गया है। तो बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है भारत के इतिहास के साथ। और बहुत दुख की बात है कि आज आज़ादी के 73 साल के बाद भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। आप बता दीजिए कहीं कोई चेंज हुआ है? आज भी आप ताजमहल देखने चाहिए, लाल किला देखने चाहिए, आपको गाइड लोग क्या बताएंगे कि ये शाहजहां का बनवाया हुआ है। कुतुब मीनार में जाएंगे, आपको क्या बताते हैं गाइड लोग? आप लोग तो गए हैं, ये सब तो इंडिया की टॉप टूरिस्ट स्पॉट है, आप तो जरूर गए हैं। आज भी आप इंटरनेट खोल लीजिए, देखिए इंटरनेट में क्या बताता है। आप कोई भी टूरिस्ट लिटरेचर देख लीजिए उसमें क्या बताता है। आप इतिहास की किताब देख लीजिए उसमें क्या बताता है। तो ये कब तक चलता रहेगा और इसको कौन क्या करेगा? आपको सब कोई को मालूम है कि मैंने श्री नरेंद्र मोदी को उनके शपथ लेने के 1 दिन के बाद ही चिट्ठी लिखी थी और उनको ये सारे फैक्ट हमने बताए थे। और वो चिट्ठी आज मैंने फेसबुक में पोस्ट भी की है दोबारा इंग्लिश में, पहले हिंदी में की थी, आज उसको इंग्लिश में भी किया है। और आज अगर हिंदी में नहीं हुई है तो उसको हिंदी में भी रीपोस्ट कर देंगे। आप लोग उसको देखिए, उसमें पढ़िए क्या क्या पॉइंट्स हैं जो 2014 में मैंने श्री नरेंद्र मोदी को दिए थे और आज 6 साल हो गया है, कोई एक्शन नहीं है और आगे भी कोई एक्शन होगा उसका कोई नजरिया दिखाई नहीं पड़ता है। तो अब ये प्रश्न है कि हम लोग की आज़ादी के लिए कितने लोगों ने कितनी जान दी है, कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने लोगों ने कैसी कैसी सजा झेली है, कितने लोग काला पानी में जाकर के किस तरह की सजा झेले हैं। आपने देखा है ना, आप लोग सब जानते हैं ना। मैं वो सब सुना करके चीज़ों को ड्रामेटाइज करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप लोग को सबको को मालूम है आज कितने जलियांवाला बाग हुए हैं, कितने लोगों ने अपनी जान दी है आज़ादी के लिए। लेकिन हमको क्या आज़ादी मिली है? आप बताइए। हम लोग को इंटेलेक्चुअल आज़ादी मिली है? आज भी हम लोग मेंटली जो है इंडियनाइज हुए हैं। आज भी हम लोग जो है भारतीय सभ्यता को गाली दे रहे हैं। कितने लोग हैं, हम इंटरनेट और ये सब मैसेजेस देखते हैं कि जीरो का आविष्कार पे इन्होंने किया था, आर्यभट्ट ने ये किया था। अरे दीज आर पीनट्स, ये सब कुछ नहीं है। मेरे को तो इसके बारे में बोलने में बड़ा अजीब सा लगता है कि अरे इतनी बड़ी चीज में आप बताते हैं कि ये भी था, ये भी था, ये भी था। अरे ये सब कुछ नहीं है, सब कुछ यहाँ का है। तो अब प्रश्न है कि ये जो सिनारियो है, इसमें हम लोग को अब एक दूसरी आज़ादी चाहिए कि नहीं चाहिए? और ये जो मैटर है, ये मैटर हर भारतीय के लिए है। वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड हो, किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, क्योंकि ओरिजिनली तो सबका इनहेरिटेंस है ना। ये किसी एक जन की चीज नहीं है। और जो आज क्रिश्चियन या मुसलमान हैं, उनको भी समझना चाहिए कि उनको भी फोर्सफुली, मजबूरी में उनको ये धर्म अपनाना पड़ा है। तो मेरा धर्म के अगेंस्ट में कुछ नहीं है, लेकिन एक ये रियलिस्टिक चीज है। मेरा जो ये मिशन है, ये टोटली नॉन अलाइंड है। इसमें किसी भी रिलीजन के लिए कोई प्रेफरेंस नहीं है, किसी भी कम्युनिटी के लिए कोई प्रेफरेंस नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के संग कोई प्रेफरेंस नहीं है। मेरा
नाता हर इंडियन से है, जो कम से कम इंडिया का आईडी कार्ड रखता है, कम से कम उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो इंडियंस सभी जगह हैं, लेकिन कम से कम अगर आपके पास भारत का आधार कार्ड है, आप भारत की ज़मीन में रहते हैं, भारत की ज़मीन में 1 इंच भी आप रहते हैं, तो ये आपका काम है, ये सिर्फ मेरा काम नहीं है। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये काम कौन करेगा। भारत की अभी सर्वोच्च अथॉरिटी है श्री नरेंद्र मोदी, उनको मैंने ये 2014 में दिया है, और अभी 6 महीना पहले और 2-3 महीना पहले वो चिट्ठी को फिर से उनके ऑफिस में भेजा गया है, लेकिन उनका कोई एक्शन रिएक्शन कुछ भी नहीं है। तो अब आज के दिन ये जो काम है, इसका कोई पर्टिकुलर किसी का कोई डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन ये कितना बड़ा काम है। तो ये काम जो है आज हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। आज हम चाहते हैं कि ये जो आवाज़ है, ये आवाज़ इतनी गूंजे कि जो राष्ट्रीय स्तर पे जो रूलिंग पार्टी है, उनके कान में नगाड़ा की तरह जाकर के पहुंचे, क्योंकि वो लोग कुंभकर्ण हैं, वो लोग सो रहे हैं, उनके कान के सामने जब तक नगाड़ा नहीं बजेगा तब तक कुछ होगा नहीं। सबको कोई इसमें आवाज उठानी पड़ेगी। हर पॉलिटिशियंस को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जो इतिहास की किताबें हैं, हर कोई ये कसम खाए कि इसके बाद किसी भी इतिहास की किताब में ये सब फैक्ट नहीं होगा। कोई भी एडुकेशनिस्ट इस तरह की इतिहास की किताब को और आगे एनकरेज नहीं करे। एडुकेशनिस्ट लोग को सामने आना चाहिए। वो लोग क्यों चुप बैठे हैं? ये प्रिंसिपल्स हैं, ये क्या बोलते हैं, जो यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स हैं, ये लोग क्यों चुप बैठे हुए हैं? इन लोग की जवान नहीं है। आप लोग का इंटेलेक्चुअल होने का मतलब क्या मुंह बंद हो गया है? नहीं, आप लोग समझिए इस चीज को कि ये सारा का सारा फैब्रिकेशन किया हुआ, हम लोग इसको कब तक झेलेंगे? तो सारे एडुकेशनिस्ट को आंख खोलना है, सारे ऑथर्स लोग को आंख खोलना है, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लोग को, सारे आईएएस ऑफिसर को, सारे सेक्रेटरीज को, सारी अथॉरिटीज को, सबको आंख खोलना है। सारे प्रेस एंड मीडिया को आंख खोलना, उनको ये सब चीज का संज्ञान लेना चाहिए। वो लोग रोज टीवी पे हिंदू मुसलमान करते हैं, उसकी जगह ये सब चीजें उनको डिस्कस करें। ये सब चीजों के बारे में प्रॉपर रिसर्च हो करके प्रॉपर लेवलिंग हो। हम भारत की जनता कितना हीन भावना से ग्रस्त रहेगी है, जबकि सच ये है कि 5000 साल के इतिहास में 4800 साल हम लोग विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश रहे। अमेरिका, चाइना, जापान, हम लोग के सामने कोई देश कुछ नहीं था। आज से 300 साल पहले तक वर्ल्ड का 33% जीडीपी भारत में था। आज से 200 साल पहले 24.5% जीडीपी इंडिया में था, और ये 1900 से कम होना चालू हुआ और ये 2% पे आ गया। ठीक है, ये 200 साल में ये सब हमारे को लूटपाट का खेला हुआ है। ठीक है, लूटपाट के बाद अब हमको आज़ादी मिली है, तो हम लोग क्या आज़ादी क्या पूरा नहीं लेंगे? हम लोग को खाली पार्लियामेंट में आज़ादी चाहिए कि हम अपना मंत्री बने, एमएलए बने, एमपी बने और देश के पैसे से जो है मस्ती करें, पावर लें, पोजीशन लें, फैसिलिटीज लें। ये सब चीज़ हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये भी हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें हमारी और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस काम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। जिस तरीके से मेरी ये रिसर्च करने की कैपेसिटी भगवान ने मेरे को दी है, मेरे को 60 देशों में घूमने की दी, भारत का कोना कोना घुमाऊं। ऐसा कोई ऐतिहासिक जगह नहीं है भारत में जहाँ पे मेरे को भगवान नहीं लेके गया है। तो ये जो मेरे को इतनी भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी,
इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सारा ग्रीन मॉल का सारा काम का छोड़ दिया ना, छोड़ करके मैं सिर्फ इसमें लगा हूँ। तो दिस इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन। इसी तरीके से आपका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। आपको रिसर्च नहीं करना है, आप कम से कम इसको स्प्रेड तो कर सकते हैं, लोगों को फैला तो सकते हैं, है कि नहीं? तो बताइए आप लोग क्या करेंगे? आप लोग आज मेरे को वादा करके जाइए कि आप कम से कम 100 लोगों को शेयर करेंगे। आप अपने कॉलेज में, स्कूल में अपने प्रिंसिपल से बात करेंगे। आप अगर किसी एमएलए एमपी के संपर्क में हैं तो आप उनसे बात करिए कि भाई आप लोग क्यों नहीं कुछ कर रहे हो। आप किसी प्रेस मीडिया के संपर्क में हैं तो आप बोलिए, आप जो है 16-16 पन्ने रोज छापते हो, ये सब छापने के लिए तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है, कोई दिमाग नहीं है। मीडिया में जो है इतना ऑपोजिट पार्टीज को बुला करके खुदेड़ के जो है बस बढ़ाते रहते हैं। आपकी क्या राय है? वो उससे लाल लेंगे, फिर दूसरे बोले तो लाल बोलता है, आप लाल के विरोध में कुछ बोलिए। वो लोग इतना सब करते रहते हैं। तो ये सब क्या हम लोग के मतलब की चीज नहीं है? हम लोग को क्या इंटेलेक्चुअल फ्रीडम नहीं चाहिए? तो प्लीज आपसे विनती है कि आप इसमें जुड़े हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, इसको मल्टीप्लाई करिए, इतना मल्टीप्लाई करिए कि ये एक सेकंड आजादी का आंदोलन बन जाए। अच्छा, धन्यवाद आप लोग को। आज आपसे काफी दिल खोल के बात किया है। प्लीज सपोर्ट मी, सपोर्ट द मिशन, लेट अस सपोर्ट ऑल इंडियंस। थैंक यू।